दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें हम लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके बजट, प्रशासनिक कानून, संगठन या फिर अनुशासन। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन है। लोक प्रशासन प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इसमें मुख्य रूप से संगठन बनाना प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व है। बजट जो है प्रशासनिक कानून और अनुशासन किसी भी संगठन के सुचारू संचालन में सहयोगी रूप से कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन है शारीरिक, व्यक्तिगत, तकनीकी या भाषा संबंधी। तो सही उत्तर है दोस्तों एस पी रॉबिन्सन के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में तकनीकी अवरोध शामिल नहीं है। इसमें शारीरिक, व्यक्तिगत और भाषा संबंधी अवरोध शामिल हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है कहाँ का। ऑप्शन देखिए यूएस प्रशासनिक प्रणाली का, यूके के प्रशासनिक प्रणाली का, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली या स्विस प्रशासनिक प्रणाली का। दोस्तों स्वतंत्र नियामक आयोग जो है वो यूएस प्रशासनिक प्रणाली का अद्वितीय इनोवेशन है और इन आयोगों की स्थापना सामाजिक हितों की सुरक्षा करने और उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी आर्थिक गतिविधियों और निजी संपत्ति पर सार्वजनिक नियमन और नियंत्रण स्थापित करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है। चयन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ जो सिलेक्शन है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में पहला आवश्यक कदम कौन सा है। ऑप्शन देखिए नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश, कोष नियंत्रण या फिर भर्ती। तो सही उत्तर है चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम रिक्रूटमेंट या भर्ती है। दोस्तों किसी भी संगठन में चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम भर्ती होता है और संगठन निर्माण में भर्ती के बाद नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश और कोष संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। और भर्ती के प्रमुख मापदंड जो हैं योग्यता और निष्पक्षता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों को दोष और कमियों को दूर करता है। ऑप्शन है आपके स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण या फिर प्रेरणा। तो सही उत्तर है नई भर्ती के सिविल सेवकों को दोष और कमियों को दूर करने में प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशिक्षण सुधार और उच्च तकनीकी प्रयोग द्वारा किसी कार्य संपादन करने वालों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति यानी प्रमोशन का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। ऑप्शन है आपके वरिष्ठता सिद्धांत, योग्यता सिद्धांत, श्रेणी निर्धारण सिद्धांत या फिर अनुशासन सिद्धांत। तो सही उत्तर है दोस्तों पदोन्नति का सबसे जो पुराना सिद्धांत है वो है वरिष्ठता सिद्धांत। वरिष्ठता सिद्धांत का अर्थ है कि कर्मचारी की सेवा अवधि जैसे जैसे वो सेवा अवधि में अधिक समय जो है प्रदान करता है, सेवा में अधिक अवधि जो है उसकी हो जाती है, उस सिद्धांत के अनुसार पदोन्नत करने में सबसे पहले उस पर विचार किया जाता है। अगला प्रश्न है किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत और इकाइयों का विभिन्नीकरण और क्षमता के वितरण के रूप में बांटा है। ऑप्शन है मियर सिमर, वाल्ज, स्टीफन वाल्ट और डेविड हेल्ट। तो सही उत्तर है दोस्तों अपनी पुस्तक थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में केनेथ वाल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों, एक तो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल और डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज 3 तत्वों के रूप में विभाजित किया है। ऑप्शन है सही उत्तर है केनेथ वाल्ट। अगला प्रश्न है एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए विकर्ण संचार, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, सहायक सेवा या फिर निर्णय निर्माण।
दोस्तों, विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए या समाधान के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया को डिसीजन मेकिंग या निर्णय निर्माण कहा जाता है। निर्णय निर्माण दोस्तों प्रशासनिक व्यवहार का एक पक्ष है जो प्रशासन के डायनेमिक पक्ष की प्रस्तुति करता है और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के अभाव में किसी प्रशासक के अन्य गुण जो हैं वो महत्वहीन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है नियंत्रण का विस्तार, आदेश की एकता, केंद्रीकरण या फिर पद सोपान। तो सही उत्तर है दोस्तों पद सोपान या हायरार्की जो है ये मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत है। संगठन शब्द जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी अनुपात है और मूने कहते हैं कि पदानुक्रम या पद सोपान एक सार्वजनिक परिघटना है। एक साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक मानव सभा संगठन का रूप संघ का रूप ही संगठन होता है और मूने ने पद सोपान को सार्वभौमिक सिद्धांत का रूप दिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? ऑप्शन है सरकारी विभाग, निजी विभाग, अर्ध संरचनात्मक विभाग या अर्ध स्वायत्त विभाग। तो सही उत्तर है दोस्तों सरकारी विभाग जो रहते हैं ये एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं। अगला प्रश्न है, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एकाधिक प्रणाली, पदोन्नत प्रणाली, विभाजन प्रणाली या उन्नत प्रणाली। तो सही उत्तर है आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को पदोन्नत प्रणाली कहा जाता है। आंतरिक रूप से भर्ती वो है जिसमें कि खाली पदों पर उपयुक्त और अनुभवी प्रत्याशियों को भरा जाता है जिसमें से पहले से ही सेवा में कार्यरत होते हैं और ये अप्रत्यक्ष भर्ती होती है। अगला प्रश्न है, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों का किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, पुनश्चर्या पाठ्यचर्या, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण या उन्मुखीकरण प्रशिक्षण। तो सही उत्तर है दोस्तों किसी सेवा में प्रवेश करने के पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है और एक प्रकार से कहा जाए कि ये संस्थानों में दिया जाने वाला व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है और यह प्रशिक्षण इंटर्नशिप के रूप में अमेरिका में लोकप्रिय है, भारत में राजस्थान में 1960 से प्रचलित है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवकों को उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को किस रूप में संदर्भित किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, अनुशासन, मनोबल, पद सोपान या दृढ़ निश्चय। तो सही उत्तर है दोस्तों मनोबल के रूप में, क्योंकि सिविल सेवकों को उनके कार्य और उनके संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को उनके मनोबल या मोरल के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया? अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन है एल.टी. वाइट, आग, हरमन फाइनर, आर.जी. गैटेल। तो सही उत्तर है दोस्तों हरमन फाइनर ने अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय को लोक सेवा के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? ऑप्शन देखिए, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रदर्शन परीक्षा या फिर योग्यता परीक्षा। तो सही उत्तर है मौखिक परीक्षा जो है प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और उम्मीदवारों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में होता है? ऑप्शन है प्रवेश उपरांत प्रशिक्षण, पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण प्रशिक्षण या फिर सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो सही उत्तर है सेवा में रहने वाले किसी कर्मचारी को जो है सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को क्या कहा जाता है? प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, न्यायिक समीक्षा, वैधानिक अपील, विधायी समीक्षा या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सही उत्तर है दोस्तों न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? ऑप्शन है व्यवस्था उपागम, व्यवहारवादी उपागम, आगत उपागम या निर्गत उपागम। तो सही उत्तर है मानव संबंध जो है एक अनौपचारिक आंदोलन है। इससे व्यवहारवादी उपागम सर जो है स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य क्या है? प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है मुख्य कार्यकारी, लेखा परीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी या फिर मानव संसाधन प्रबंधक। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य मुख्य कार्यकारी का होता है। प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य मुख्य कार्यकारी का होता है, क्योंकि नीति निर्माण, कल्याणकारी प्रबंध, आर्थिक कार्यकारी विकास और बाहरी मामलों से संबंधित मुख्य कार्य प्रमुख कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसकी स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है शिकागो स्कूल। ऑप्शन है आपके डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासवेल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों व्यवहारवादी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिकागो स्कूल की स्थापना चार्ल्स मेरियम ने की थी और 1925 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान का अंतर अनुशासनात्मक और अंतर समाजशास्त्रीय अध्ययन पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में तो दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? ऑप्शन है पदोन्नति, पदावनति, प्रशिक्षण और स्थानांतरण। तो दोस्तों अच्छी पदोन्नति या प्रमोशन प्रणाली जो है वो कर्मचारियों की नौकरी में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में भी काम करती है। अगला है कि किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टार्मिंग विधा का विकास किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। निर्णय निर्माण या डिसीजन मेकिंग की ब्रेन स्टार्मिंग विधा का विकास किसने किया था? ऑप्शन है एलेक्स एफ आसबर्न, विलियम गार्डन, एंड्रे डेलबैक और एंड्रयू वान डेवेन, हर्बर्ट साइमन। तो सही उत्तर है दोस्तों ए एफ आसबर्न या एलेक्स एफ आसबर्न ने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टार्मिंग विधा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो सही उत्तर है भारत में जो प्रशासनिक सुधार का क्रियान्वयन होता है उसके लिए प्रमुख रूप से 3 चरणों की आवश्यकता होती है। जैसे केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय शासन स्तर पर कुल 3 चरणों पर किसी भी प्रशासनिक सुधार के क्रियान्वयन की आवश्यकता भारत में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नियुक्त अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन देखिए, नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, पूर्व अनुभवों के अभिलेख या फिर योग्यता का प्रमाण पत्र। दोस्तों नियुक्ति अधिकारी जो है स्वयं अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली के तहत करता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नौकरशाही जो शब्द है दोस्तों, नौकरशाही या अधिकारी तंत्र, ये शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही को कहा जाता है और ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है मेज या लिखने की मेज, वित्त, निगम या उत्तरदायित्व। तो सही उत्तर है दोस्तों जो है ब्यूरोक्रेसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है फ्रांसीसी शब्द, इसका अर्थ होता है लिखने की मेज। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, सर्वप्रथम फ्रांसीसी लेखक विंसेंट डी गोर्ने ने ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? ऑप्शन है बंद प्रणाली, खुली प्रणाली, अनुकूलन प्रणाली या परिवर्तनीय प्रणाली। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रशासन की जो बंद प्रणाली या क्लोज्ड सिस्टम है इसका पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं होता है। और दोस्तों खुली प्रणाली में जो संगठन होता है अपने पर्यावरण के साथ निवेश निर्गत यानी आउटपुट इनपुट आधार पर अंतर संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से
प्रबंध और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है रणनीति, संरचना, समर्थन और व्यवस्था। तो सही उत्तर है दोस्तों इसमें समर्थन शामिल नहीं है, जबकि रणनीति, संरचना और व्यवस्था शामिल हैं। वाटसन के जो 7 संगठनात्मक ढांचा का है उसमें आप जान लीजिए, सातों को याद करना जरूरी है। इसमें देखिए कि स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, स्टाइल, स्टाफ, स्किल और सुपर ऑर्डिनेट यानी पर्यवेक्षक शामिल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने संगठन के सिद्धांतों को मिथक और लोकोक्तियां कहते हुए अस्वीकृत किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संगठन के सिद्धांतों को, जो कि लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं संगठन के सिद्धांत, इनको मिथक और लोकोक्तियां कहते हुए किसने अस्वीकृत किया है? ऑप्शन है टेरी, साइमन, व्हाइट या टेलर। तो सही उत्तर है दोस्तों साइमन। साइमन संगठन के सिद्धांतों को मिथक और लोकोक्तियां कहकर उनको अस्वीकृत कर देते हैं। यही प्रश्न देखिए दोबारा पूछा है कि संगठन के सिद्धांतों को मिथ और लोकोक्तियां किसने कहा है? तो ये है साइमन। और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? ऑप्शन है प्रशिक्षण, सुधार, प्रौद्योगिकी या फिर लोचशीलता। तो सही उत्तर है लोचशीलता क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है। किसी भी जो है संगठन में कोई भी क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण, सुधार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेतक नहीं है? सुशासन, जिसको कि गुड गवर्नेंस कहा जाता है, इसका संकेतक कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति, प्रभावी और अनुक्रियाशील प्रशासन और नौकरशाही प्रशासन। तो सही उत्तर है दोस्तों सुशासन के संकेतकों में कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति और प्रभावी और अनुक्रियाशील प्रशासन है, जबकि नौकरशाही प्रशासन सुशासन का संकेतक नहीं है। और नौकरशाही को कभी कभी आलोचना किया जाता है कि ये सुशासन नहीं बल्कि दुशासन का भी संकेतक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? ऑप्शन देखिए बाध्यकारिता, सामीप्य, स्वेच्छा या फिर दया। तो सही उत्तर है दोस्तों नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण विशेषता स्वेच्छा होता है, क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक तरीके से जो नागरिक समाज गठित होता है उसकी विशेषता स्वेच्छा होती है। हीगल जैसे सर्वसत्तावादी विचारक और मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले विद्वान नागरिक समाज की विशेषता बाध्यकारिता बताते हैं। और ग्रामसी एक विचारक हैं जिन्होंने नागरिक समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बताया। उन्होंने अपनी रचना, ग्रामसी की रचना है द प्रिजन नोटबुक्स, उसमें आधिपत्य शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर आधिपत्य का अर्थ परंपरागत अर्थ से भिन्न है। आधिपत्य का तात्पर्य यहाँ पर सहमति है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतिबद्ध नौकरशाही प्रतिबद्ध होती है किसके प्रति? ऑप्शन देखिए राज्य के प्रमुख से, संविधान से, निश्चित विचारधारा से या फिर उपर्युक्त सभी से। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रतिबद्ध नौकरशाही इन सभी से प्रतिबद्ध होती है। प्रतिबद्ध नौकरशाही का स्वरूप समय और परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है। तो दोस्तों प्रतिबद्ध नौकरशाही राज्य, प्रमुख, संविधान और निश्चित विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादी वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं। ये आपका जो है गलत है। इसके अलावा नव दक्षिणपंथ नौकरशाही की स्वार्थी और अयोग्य के रूप में व्याख्या करता है। ये देखिए पहला जो था दोस्तों ये आपका गलत है। उदारवादी वर्गीय अधीनस्थ के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना नहीं करते हैं। इसके अलावा नव दक्षिणपंथ नौकरशाही की स्वार्थी और अयोग्य के रूप में व्याख्या करता है, सही है। मार्क्सवादी खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं, ये भी गलत है। और प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से कथन गलत हैं, तो सही उत्तर है 1 और 3 गलत हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूत्र और स्टाफ जो अभिकरण है ये सत्ता संबंधों की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलापों की। ये कथन किसका है? दोस्तों सूत्र और स्टाफ जो है जिनको लाइन एंड स्टाफ एजेंसी कहा जाता है, इसके बारे में एक कथन है कि सूत्र और स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलापों की। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके ओलिवर सेल्डान, कुंज और ओ डैनियल,
एल डी व्हाइट या पिफनर और प्रेस्थस। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन कुंज एवं ओ डेनियल का है। अगला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा ये प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार और पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। ऑप्शन है स्टालिनवाद, लेनिनवाद, स्तेखानोवाद और माओवाद। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये विचारधारा है स्तेखानोवाद, जो ये प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार और पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। सोवियत यूनियन में तकनीकी और राज्य प्रायोजित पहल को उत्पादन की वृद्धि के लिए आवश्यक माना जाता था और स्तेखानोविज्म विचारधारा ने उत्पादन की वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार और पहल को आवश्यक माना था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल सिद्धांत या गेम थियरी का समर्थक नहीं है। ऑप्शन है मार्टिन कैप्लान, आर्थर लिबन्स, जॉन एच हर्ट्ज या रिचर्ड ई क्वाइनडिट। तो सही उत्तर है दोस्तों, जॉन एच हर्ट्ज जो हैं ये खेल सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं और इन्होंने परंपरागत यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। दोस्तों, एक प्रकार से इसमें देखा जाए तो मार्टिन कैप्लान जो हैं ये व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जॉन एच हर्ट्ज जो हैं ये खेल सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं, इन्होंने परंपरागत यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है। ऑप्शन है बिहेवियरल थियरी, ट्रेट थियरी, सिचुएशनल थियरी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करने वाला सिचुएशनल थियरी है। सिचुएशनल थियरी नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है। नेता अपने अनुयायियों की इच्छाओं को पहचानता है और ऐसी विधियों का पालन करता है जो उन्हें संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन देखिए, टेलर, गेलब्रेथ दंपति, मैकफार्लैंड और थर्बलिंग। तो सही उत्तर है दोस्तों, F.W. टेलर ने अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का भी जनक माना जाता है। उनका मानना था कि जो अपवाद का सिद्धांत है, प्रबंधक श्रमिकों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें और उन्हीं कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जिनकी प्रकृति संवेदनशील है और जो संगठन के संपूर्ण लक्ष्य को व्यापक तौर पर प्रभावित करता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्यूरोक्रेसी से है। किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है। तो ऑप्शन है आपके लास्की, डायसी, फाइनर या हेवर्ट। तो दोस्तों सही उत्तर है, नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों की आलोचना करने के क्रम में लॉर्ड हेवर्ट ने जो है इसको अधिनायकवाद के नए रूप की व्याख्या की है और उसकी पुस्तक का नाम है न्यू डिस्पोटिज्म। न्यू डिस्पोटिज्म में लॉर्ड हेवर्ट ने नौकरशाही को अधिनायकवाद के नए रूप की तरह वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सिविल सर्विस, इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, E.N. ग्लैडन की कृति है, ये सही है। नागरिक आधारित प्रशासन, शासन का हृदय, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये भी सही है। एशियन ड्रामा, गुन्नार मिर्डल की रचना है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, फ्रैंक मेरिनी। तो सही जो है ये फ्रैंक मेरिनी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ड्वाइट वाल्डो ने 1971 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस की रचना की थी। और दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस ये ड्वाइट वाल्डो की रचना है, जबकि फ्रैंक मेरिनी ने टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव पुस्तक लिखा था। तो याद कर लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस ड्वाइट वाल्डो की कृति है, फ्रैंक मेरिनी की रचना है टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष भर्ती या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन है, ये लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप होता है, ये समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता,
यह क्षमतावान और योग्य लोगों को आकर्षित करता है। ये भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत उपलब्ध कराता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता। ये खुली भर्ती की विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष भर्ती समाज में योग्यता, मेहनत और जो लोग क्षमतावान हैं, योग्य लोग हैं, उनके लिए विस्तृत अवसर उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, कूटनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वार्ता के साधन द्वारा प्रबंधन की कूटनीति सही है। कूटनीति जो है राजनीति की ऐसी व्यवस्था में काम करती है जिसमें युद्ध एक संभावना है, ये भी सही है। कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो, ये गलत है। और कूटनीति में सफलता का अर्थ ये होता है कि अन्य राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण पर आने के लिए मना लिया जाए। दोस्तों, कूटनीति तभी प्रासंगिक होती है जबकि पूर्ण असहमति हो, ये सही नहीं है, क्योंकि कूटनीति तभी सफल या प्रासंगिक होगी जब दोनों या तीनों पक्षों में पूर्ण रूप से सहमति होती है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए, लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, टेरी, मिलेट या फिर ड्रोर। तो सही उत्तर है दोस्तों, हर्बर्ट साइमन को, ये लोक प्रशासन के विद्वान रहे, इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। 1978 में हर्बर्ट साइमन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया था, जबकि वे अर्थशास्त्री नहीं थे। उनका महत्वपूर्ण जो कार्य है वो प्रबंध विज्ञान या मैनेजमेंट साइंस के ऊपर था। अगला प्रश्न ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता है, किसने कहा है कि मंत्रिमंडल नौकरशाही जो है मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, रैमजे मेयोर का है, जो कहते हैं कि नौकरशाही की बढ़ रही जो शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां बढ़ गई हैं और उनका व्यवहार इतना अनुत्तरदायी है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में फलती फूलती है। उन्होंने नौकरशाही की तुलना आग से की है, जो एक सेवक के रूप में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, लेकिन जब वह स्वामी बन जाती है तो बहुत ही घातक होती है। अगला प्रश्न है, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? ऑप्शन देखिए, विधायिका, विधायिनी समितियां, नौकरशाही या मंत्रिपरिषद। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रदत्त विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेचर जैसा ये जो शब्द है, इससे नौकरशाही की शक्तियों में असीमित रूप से वृद्धि हुई है, क्योंकि प्रदत्त व्यवस्थापन में संसद ये विधि निर्माण की संस्था होती है और कार्य संचालन का व्यवहारिक वर्णन जो होता है, ये इसका अधिकार कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। इसको प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है और लॉर्ड हेवार्ड ने इसे नवीन निरंकुशता या न्यू डेस्पोटिज्म का नाम दिया है। अगला है दोस्तों, कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑप्शन है रिचर्ड स्नाइडर, F.W. ब्रंक, H.J. मार्गेनथाउ और बर्टेन स्पेन। तो सही उत्तर है, आप जान जाएंगे, निर्णय निर्माण सिद्धांत या डिसीजन मेकिंग थियरी के समर्थक H.J. मार्गेनथाउ नहीं है, क्योंकि ये यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक हैं और इनकी महत्वपूर्ण कृति पॉलिटिक्स एमंग नेशंस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजनीति शास्त्री ने प्रक्रिया या प्रोसेस की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की थी? ऑप्शन है गार्नर, पॉल जेनेट, लीकाक या बेंटले। तो सही उत्तर है दोस्तों, आर्थर बेंटले ने राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना की थी, क्योंकि इसका जो महत्वपूर्ण जो वर्णन है उनकी प्रति द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में प्रस्तुत किया गया है। आर्थर बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। अगला है कि प्रभाव दो कर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे को ये कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करता। प्रभाव की ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है बर्ट्रैंड रसेल, रॉबर्ट ए डेहल, मैक्स वेबर और रॉबर्ट टकर। तो दोस्तों, ये परिभाषा रॉबर्ट ए डेहल की है। शक्ति की तरह प्रभाव भी राजनीतिक विश्लेषण की एक अवधारणा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभावकर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं को ये कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है जिसे उन्होंने अन्यथा निष्पादित नहीं किया होता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन भी रॉबर्ट डेहल का है। अगला प्रश्न है, प्रमोशन शब्द प्रोमोवर्स
शब्द से लिया गया है। प्रमोशन या पदोन्नति शब्द जो है ये प्रोमोवर्स शब्द से लिया गया है। पूछना ये है कि प्रोमोवर्स शब्द किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या फिर रोमन। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रोमोवर्स शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन के बाद जो है फ्रेंच भाषा में इस शब्द को लिया गया, उसके बाद अंग्रेजी में प्रमोशन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, केस पद्धति किस देश की देन है। जो केस स्टडी या केस पद्धति है ये किस देश की देन है। ऑप्शन है अमेरिका, भारत, इंग्लैंड या फ्रांस। तो सही उत्तर है केस पद्धति अमेरिका की देन है। अमेरिकी प्रशासन में केस पद्धति का विकास 1930 के दशक में विशेष परिस्थितियों में प्रशासक द्वारा निर्णय निर्माण करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। यहाँ पर देखिए शास्त्रीय उपागम। शास्त्रीय उपागम हेनरी फेयोल से संबंधित है दोस्तों। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत ये F.W. टेलर से संबंधित है। मानवीय संबंध सिद्धांत जो है ये एल्टन मेयो से। और देखिए व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमन से संबंधित है। तो इस प्रकार सही कूट का मिलान आप कर सकते हैं। शास्त्रीय उपागम हेनरी फेयोल, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक भी हैं F.W. टेलर या फ्रेडरिक टेलर, और मानवीय संबंध आप जानते हैं एल्टन मेयो का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण पोस्ट कार्व की अवधारणा है। पोस्ट कार्व जो है ये अंग्रेजी के 7 अक्षरों को प्रमुख जो है पहले अक्षरों को लेकर बनाया गया है। सबसे पहले पोस्ट कार्व के जान लेते हैं। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग और B से बस्टिंग। तो प्रश्न ये है कि पोस्ट कार्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन है लूथर गुलिक, L.D. व्हाइट, बिलोबी और गिलक्रास्ट। तो सही उत्तर है पोस्ट कार्व की अवधारणा लोक प्रशासन में लूथर गुलिक के द्वारा दी गई थी। यही प्रश्न कई बार पूछा है कि पोस्ट कार्व का सिद्धांत किसने दिया था। तो सही उत्तर है दोस्तों लूथर गुलिक। और ये प्रश्न देखिए कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप अलग से नोट कर लीजिए, आपको आता भी होगा। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं, 2 तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। एक तो पोस्ट कार्व में जो अक्षर हैं या जो ये POSTCORB इनका अर्थ क्या होता है इसके बारे में पूछता है, या फिर सीधे सीधे पोस्ट कार्व के अंतर्गत जो है कि ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी ये पूछता है। तो आप जानते हैं लूथर गुलिक के द्वारा लोक प्रशासन में पोस्ट कार्व की अवधारणा दी गई है। अगला प्रश्न है देखिए थोड़ा सा घुमा रहा है। पोस्ट कार्ड शब्द लोक प्रशासन में किससे जुड़ा हुआ है। क्षेत्र, अर्थ, उद्देश्य या दर्शन। तो सही उत्तर है ये लोक प्रशासन के क्षेत्र को दर्शाता है। देखिए दोस्तों वो प्रश्न आ गया जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है। लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांतों को पोस्ट कार्व के रूप में अभिव्यक्त किया है। इसमें CO का अर्थ क्या है। तो सही उत्तर है कोऑर्डिनेशन। CO का अर्थ, पोस्ट कार्व के CO का अर्थ कोऑर्डिनेशन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोस्ट कार्व दृष्टिकोण की आलोचना किस विचारक ने की है। ऑप्शन है हेनरी फेयोल, लेविस मेरियम, उर्विक और इनमें से सभी। तो दोस्तों पोस्ट कार्व दृष्टिकोण की अवधारणा लेविस मेरियम ने की है। लेविस मेरियम का कहना है कि ये सिद्धांत अत्यंत स्वेच्छाचारी, काल्पनिक और संकुचित है, जिसमें प्रशासन के वास्तविक तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है। ऑप्शन है हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, J.D. मूने या F.W. टेलर। तो सही उत्तर है दोस्तों F.W. टेलर आदेश की एकता के संगठन को कार्यप्रणाली में नहीं स्वीकार करते हैं। इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सैनिक प्रकार की चौधराहट का विकास होता है और एक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए विभिन्न टेक्नीशियन से निर्देश प्राप्त करने पड़ते हैं और इसके बिना कोई कर्मचारी दक्ष या कुशल नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है। ऑप्शन देख लीजिए, हर्बर्ट साइमन, F.W. टेलर, F.M. मार्क्स या एल्टन मेयो। तो सही उत्तर है अनौपचारिक संगठन सिद्धांत जो है एल्टन मेयो की देन है। एल्टन मेयो मानव संबंध सिद्धांत के जनक माने जाते हैं और उन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी होथार्न संयंत्र के संबंध में
प्रयोग करके अपना मानव संबंध सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण है? ऑप्शन है एकल छोर, गप्पे मारना, संभावना या उपर्युक्त सभी। दोस्तों उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का कोई एक पैटर्न या क्रम नहीं होता है। उसका आधार एकल छोर अवश्य होता है, जहाँ से संचार का प्रेषण होता है। कई बार ये वार्ताएं अफवाहें गप मारने का रूप ले लेती हैं और अंगूर लता प्रणाली को संगठन में अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। इस संचार प्रणाली में संभावना रहती है, सत्यता नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आदेश की एकता हेनरी फेयोल सही है। नियंत्रण का विस्तार उर्विक एल उर्विक सही है। पद सोपान मूने का है। प्रदत्तीकरण फेडरल हैडी। दोस्तों फेडरल हैडी मिशिगन यूनिवर्सिटी से संबंधित थे। उनकी प्रसिद्ध लेखन में थी, उनकी प्रमुख रचना का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, जबकि ये प्रदत्तीकरण से संबंधित नहीं थे। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद सोपान का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखिए, संगठन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी, संगठन उच्च का निम्न पर नियंत्रण, गैंग प्लैंक या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, पद सोपान या हायरार्की का अर्थ होता है उच्च का निम्न पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, कौन पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आदेश की एकता, निर्देश की बहुलता, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता और उचित माध्यमों का सिद्धांत। तो सही उत्तर है पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में निर्देश की बहुलता नहीं है, क्योंकि पद सोपान की कुछ विशेषताएं ये हैं कि इसमें आदेश की एकता का पालन होता है, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता का प्रत्यायोजन होता है, कार्य करने का उचित माध्यम होता है, संगठन की इकाइयां परस्पर संबद्ध होती हैं, स्तरों का विभाजन नेतृत्व का निर्धारण होता है और संचार निश्चित माध्यम से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद सोपान बल देता है किस पर? संगठन की इकाइयों के विभाजन पर, पिरामिडी संरचना पर, उत्तरदायित्व नीचे से शीर्ष की ओर पर और उपर्युक्त सभी पर। तो सही उत्तर है दोस्तों पद सोपान उपर्युक्त सभी पर बल देता है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। दोस्तों इसका एक भाग और है जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे। ये वीडियो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित कुछ प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।